हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। शानदार जानदार प्रश्न आज हम करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के सुपर हिट एमसीक्यू। और ये मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की 100% संभावना है। उनको संभावित प्रश्न बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर वीडियो की लिंक को लगाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है। ब्रिजेश जो थे एक मनोवैज्ञानिक थे। कोई इनको ब्रजेश के नाम से भी जानता है, लेकिन ये अंग्रेज़ थे तो इनको ब्रजेश, क्योंकि अंग्रेजों में ब्रजेश नाम तो नहीं होगा इसलिए जनरली इनको ब्रजेश बोलते हैं। तो ब्रजेश ने जो है उत्तेजना नामक एक भाग बताया था। बच्चों में एक उत्तेजना होती है जब भी वो बच्चे पैदा होते हैं तो एकदम उत्तेजक प्रकार के होते हैं। पैदा होते साथ बच्चे में केवल एक ही संवेग होता है, वो होता है उत्तेजना। तो ये उत्तेजना किसका भाग है? बच्चे का शारीरिक विकास का है, मानसिक विकास का है, सामाजिक विकास का है या संवेगात्मक विकास का है? तो ब्रिजेश जो है उन्होंने संवेगों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कही हैं। उन्होंने बोला है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस नवजात जो बच्चा होता है उसके पास और कोई संवेग नहीं होता सिवाय उत्तेजना के। मतलब बच्चा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है कि बच्चा जन्म होते ही बच्चे में सबसे पहले किस संवेग का कौन सा संवेग पैदा होता है? तो वो कौन सा होता है? उत्तेजना पैदा होता है। और ये किसने कहा है? ब्रिजेश ने बोला है। तो ब्रिजेश ने एक और बात बोली है कि 2 वर्ष की उम्र तक, जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे में सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। चाहे वो उत्तेजना हो, चाहे कष्ट हो, आनंद हो, क्रोध हो, भय हो, प्रेम हो, स्नेह हो, उल्लास हो, ये सारे जो जितने भी संवेग हैं 2 वर्ष की उम्र तक हो जाते हैं। 3 वर्ष की आयु में बच्चे का जो मस्तिष्क है उसका आधा विकास हो जाता है। मतलब आधा 50% जो विकास है बच्चे के मस्तिष्क का वो 2 साल की उम्र तक हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक। मतलब ये उत्तेजना क्या है? संवेग है। ब्रिजेश ने इसको बताया है। और ब्रिजेश ने और क्या बोला है कि 2 वर्ष की उम्र तक सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो उसमें दो संवेग और उत्पन्न होते हैं, कष्ट और आनंद। मतलब वो दुख भी महसूस करता है और वो खुशी भी महसूस करता है। उसे कोई हंसाएगा, बच्चे के पास जाके आप हंसाओगे, उसके सामने झुनझुना बजाओगे तो वो हा हा करके हंसेगा। और उसको दर्द होता है नहीं, छोटा सा बच्चा होता है जब भी वो पैदा होता है तो उस बेचारे को ये भी नहीं पता होता है कि मुझे कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या क्या कौन हंस रहा है, क्योंकि वो तो एकदम अंधकार से एकदम उजाले में आया होता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता। धीरे धीरे वो अपनी आँखों को खोलता है तो उसको कुछ नहीं पता। धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है, उसकी शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, वो सारी चीज़ों को समझने लगता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी उम्र तक, किस उम्र तक बच्चा पैदा होने के किस माह तक बच्चे में कष्ट और आनंद का अनुभव हो जाता है, तो 3 महीने का जब बच्चा होता है तो उसको खुशी भी होने लगती है और उसको दुख, मतलब कष्ट, उसको दुखता है तो उसको होने लगता है, मतलब दुख होने लगता, वो समझने लगता है। जैसे उसको कोई डराने आएगा ना तो डबल तो किसी अनजान व्यक्ति से डरने लगेगा, अपने माँ को देखेगा, अपने पिता को देखेगा, अपने भाई बहनों को देखेगा तो वो खुश हो जाएगा, है ना। इसके बाद 6 महीने का जब बच्चा होता है तो उसमें प्रेम की भावना भी पैदा हो जाती है। वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, अपनी माँ को वो 3-4 महीने में ही पहचानने लगता है वैसे तो, लेकिन उससे एक जो बंधन होता है, जो एक प्रेम होता है, वो बच्चे को 5-6 महीने में हो जाता है। तो ये सारे संवेग हैं, इनका वर्णन किसने किया है? ब्रिजेश और संवेग का संबंध याद रखिएगा। ब्रिजेश और संवेग एक दूसरे से संबंधित हैं। संवेग होते क्या हैं? तो व्यक्ति जिस तरह से व्यक्ति की भावनाओं में गति आती है उसको संवेग बोल सकते हैं। ओरली हम शब्दों में बोला जाए तो अपनी भावनाओं में गति आना जो स्थिति है वो संवेग है। और ये जो बात मैं बोल रही हूँ कि संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है, ये वुडवर्थ ने बोला है। किसने बोला है? वुडवर्थ ने बोला है कि जो संवेग होता है, संवेग के कारण ही व्यक्ति में गति आती है। तो संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति होती है। संवेग सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक कैसे? कि यार मुझे आ रहे हैं और आप जो मेरे वीडियो देख रहे हो आपको नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सार्वभौमिक होते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग होंगे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिना संवेग का नहीं होगा।
हाँ हो रहा, हालांकि ऐसा हो सकता है किसी के पास कोई संवेग नहीं हो, किसी के पास कोई संवेग नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि संवेग ही ना हो, मतलब बिना संवेग के तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो संवेग क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो संवेग होते हैं वो कैसे होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, सामाजिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। तो आपको याद रखना है जो संवेग होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं और जन्मजात होते हैं, मतलब जन्म से ही व्यक्ति में आना आरंभ, बच्चे में आना आरंभ कर देते हैं। जैसे कि जन्म साथ उसमें कौन सा आ जाता है, उत्तेजना जाती है, फिर क्रोध आता है, फिर प्रेम आता है, स्नेह आता है, खुशी आती है, स्नेह आता है, उल्लास आता है। मतलब लगभग 1 साल का होता है ना, तो वो उसमें जोश भर देता है बिल्कुल। जैसे कि अपने पापा के साथ, दादा के साथ, कोई भी मम्मी के साथ कोई भी बाहर जाता है तो बाजार जाने के लिए एकदम उछल पड़ता है, बाहर ले चलो, हमें खुश होता है बच्चा बाहर की तरफ से, तो बाहर से उसे जैसे ही घर लेके आओ तो फिर वो रोने लगता है। तो वो ये उल्लास वाली जो भावना है ना, वो बच्चे में 12 महीने का जब बच्चा होता है तो 12 महीने के बच्चे में उल्लास भी आ जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये संवेग का ही पार्ट है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन, वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होती है, यह सिद्धांत किसका है? वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होती है। अब उम्र के अनुरूप मतलब अब बच्चा जैसे कि कितने साल का होगा, 1 साल का होगा, तो 1 साल के बच्चे की वृद्धि अलग होगी, है ना। और अब जैसे अगर आप सोचें कि बच्चा जो पैदा ही हुआ है, नवजात बच्चा है, जैसे नवजात बच्चे की जो लंबाई है वो 48 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। अब आप सोचो कि नवजात बच्चे की जो लंबाई है वो 70 सेंटीमीटर हो जाए या 60 सेंटीमीटर हो जाए, 60-70 सेंटीमीटर जो लगभग 1 साल में होती है, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती है, मतलब उम्र और लंबाई में अनुपात होता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है कि वृद्धि, जो बच्चे की वृद्धि होती है वो हमेशा उम्र के अनुसार होती है? ये कौन सा, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत तो ये कहता है कि बच्चे में वृद्धि लगातार होती रहती है, बच्चे में जो विकास होता है वो लगातार वृद्धि, देखो वृद्धि और विकास में एक अंतर होता है। जो विकास होता है उसको हम माप नहीं सकते, मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वृद्धि होती है जिसको अभिवृद्धि भी बोलते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं। वैसे कि वृद्धि मतलब हाइट में वृद्धि, वजन में वृद्धि। विकास तो मानसिक भी हो सकता है, विकास उम्र बढ़ रही है, बच्चे का शरीर बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाए। तो विकास को हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन वृद्धि को हम माप सकते हैं, ये याद रखिएगा। दूसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान सिद्धांत। समान जो प्रतिमान सिद्धांत होता है वो यही कहता है कि वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होती है। और ये जो समान प्रतिमान का सिद्धांत था वो हरलॉक ने दिया था। किसने दिया था समान प्रतिमान का सिद्धांत? हरलॉक ने दिया था। हरलॉक ने ये बताया है कि बच्चा कहीं भी रहे, चाहे बच्चा भारत में पैदा हो, चाहे बच्चा यूरोप में पैदा हो, चाहे बच्चा अमेरिका में पैदा हो, चाहे बच्चा अफ्रीका में पैदा हो, सारे के सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि कोई यूरोप में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी 1 साल के बच्चे की लंबाई उस गति से नहीं बढ़ेगी जितनी भारत में बढ़ रही है, या जो बच्चा अमेरिका में, क्योंकि वो अमेरिका में पैदा हो रहा है, विकसित देश में पैदा हो रहा है, तो उसकी लंबाई कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगी और भारत के जो लंबाई है वो नहीं बढ़ेगी भारत के लोगों में। तो ऐसा नहीं होता, कहीं दुनिया का कोई भी बच्चा हो जो उम्र के अनुसार ही लंबाई बढ़ती है। किसी भी एक मानव जाति है, वो मानव जाति एक ऐसी है, वो कहीं भी चली जाए उसकी वृद्धि एक अलग, वृद्धि का जो रेशो होता है वो उम्र के अनुसार ही बढ़ती रहती है। एक और बात वृद्धि में आती है कि जैसे कि कलर की बात की जाए तो हमने देखा है कि जो अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जनरली चलो ऑस्ट्रेलिया लेते हैं और अफ्रीका लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत ज़्यादा हमने देखा है, नॉर्मली जनरली हमने ऑस्ट्रेलिया में प्लेयर्स को ही देखा है, हमने ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं। और कंपैरिजन अगर हम अफ्रीका के प्लेयर, दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर्स देखेंगे ना, तो दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर्स कैसे होते हैं? काले होते हैं। कारण जलवायु, वहाँ की जलवायु गर्म जलवायु होती है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया की जलवायु ठंडी जलवायु होती है। तो ठंडी जलवायु के कारण वहाँ के लोग कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। और जो अफ्रीका की जलवायु होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, एकदम मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, सबसे बड़ा मरुस्थली वहीं पर है। तो वहाँ पे क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। तो यही कारण है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लोग जो होते हैं वो गोरे होते हैं।
तो ये सिद्धांत वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होती है, ये समान प्रतिमान का सिद्धांत है। और ये किसने दिया है? ये हार्लॉक ने दिया है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे अपने अपने जो अंग होते हैं उन पे धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखता है। जैसे कि पहले अपनी उंगलियों को चलाएगा, उंगलियों को चलाते चलाते फिर अपना हाथ चलाएगा, हाथ जब होता है तो पूरा पहले हथेली चलाएगा, हथेली चलाते चलाते पूरा के भुजाओं का हाथ चलाने लगेगा और धीरे धीरे वो चीज़ों को उठाने लगेगा। मतलब छोटे छोटे अंगों के द्वारा ये वो उसका पूरा शरीर काम करने लगता है, छोटे छोटे अंगों के एकीकरण द्वारा। उसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तिक भिन्नता बोलती है कि हर व्यक्ति में जो विकास की गति होती है वो अलग अलग होती है। कोई जो होता है ज़्यादा देर जल्दी विकास कर लेता है, कोई कम देर से विकास करता है। विकास का मतलब किसी का मानसिक विकास, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है 2 साल में ही बहुत अच्छा करने लगता है परफॉर्म, और कोई बच्चा क्या होता है कमज़ोर होता है तो वो 5 साल में भी नहीं कर पाता है। तो ये विकास का जो अलग अलग स्तर होता है ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत किसने दिया? समान प्रतिमान हार्लॉक ने दिया। ये बोलता है कि वृद्धि हमेशा बच्चे के अनुरूप होती है। ये आपके सुपरवाइजर सिलेबस का जो बाल विकास का टॉपिक है यूनिट 4 का, ये CDP जिसको बोलते हैं, ये वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है, कोई वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये टॉपिक काम आएगा। ये बाल विकास के क्वेश्चन में आता है। मैंने परसों या नरसों एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बाल विकास के सारे सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत हो, समान प्रतिमान का सिद्धांत हो, एकीकरण सिद्धांत हो, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, सारे सिद्धांतों को विद एग्जाम्पल किसने दिया है, सारी बहुत अच्छे से पूरी थ्योरी करवाई है। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। बाकी आप मेरी A सीरीज़ की जो वीडियो है वो पूरी टॉपिक वाइज थ्योरी और टॉपिक वाइज MCQ है, आप वहाँ पर भी जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। अगला है नवजात शिशु के शरीर की सामान्य लंबाई कितनी होती है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, उसका वजन। देखो लंबाई हुई या वजन हुई, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किसकी कितनी वजन लंबाई होती है। यहाँ पे औसत पूछ रहे हैं तो जो औसत जो लंबाई होती है वो 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर 48 से 50 नहीं, ओनली 50 है तो अपन 50 सेंटीमीटर लगाएंगे, जिसमें लगभग 51 सेंटीमीटर थोड़ी सी ज़्यादा होती है लड़कों की लंबाई महिलाओं से, लगभग लड़कियों की लंबाई थोड़ी सी 0.5 कम होती है और उनकी 0.5, लड़कों की 0.5 ज़्यादा होती है। अगर जैसे कि सपोज़ करो कि लड़कियों की, एक लड़की की जो लंबाई है सामान्य 51.5 है तो लड़के की कितनी होगी? 52। ये ICMR रिपोर्ट में भी ऐसा बताया गया है। इसके अलावा वजन की अगर बात की जाए, नवजात शिशु का जो वजन होता है वो, अगर बच्चा 3.5 किलो का है तो वो एक आदर्श वजन होता है। 3.5 किलो का वजन मतलब एक बहुत अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी द्वारा हुआ है, बिल्कुल टर्म में हुआ है, पूरे 40 हफ्ते पूरे हो गए हैं बच्चों के गर्भावस्था के तब हुए। लेकिन अगर प्री टर्म में होता है, मतलब अगर 40 सप्ताह के पहले हो गया है बच्चा, तो वो बच्चा कैसा होगा? वीक होगा और उसका वजन भी कम होगा। मतलब या तो होगा वो 3 किलो से कम, जैसे 2.5 किलो का हो जाए, 2 किलो का हो जाए, 1 किलो का हो गया तो मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है बच्चे की, बचने की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, अति कुपोषित श्रेणी में वो चला जाएगा। तो 3.5 किलो का जो बच्चा होता है वो एक आदर्श बच्चा होता है। और 6 महीने की उम्र में, 6 महीने का जब बच्चा होता है तो बच्चे का इतना तेज़ी से विकास होता है कि वो अपनी जो पैदा हुआ है उसका डबल हो जाता है। मतलब 6 महीने, अगर वो 3.5 किलो का पैदा हुआ है तो वो 7 किलो का हो जाता है 6 महीने में। तो याद रखिएगा 6 महीने में क्या होता है, अपने वजन का वो क्या होता है, दोगुना हो जाता है। तो नवजात शिशु के शरीर की सामान्य लंबाई 50 सेंटीमीटर रहेगी और वजन कितना रहेगा? 3.5 किलो या 3500 ग्राम हो जाएगा। ग्राम में अगर आ गया तो 3500 ग्राम आ जाएगा, और किलो में आ गया तो 3.5 किलो आ जाएगा। अगला है 2 वर्ष के बच्चे की ऊंचाई को किसके द्वारा नापा जाता है। 2 वर्ष के बच्चे की अगर ऊंचाई को नापना है तो उसको किसके द्वारा नापा जा सकता है? सोचिए आप किसके द्वारा नाप सकते हैं। स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, गोनियोमीटर या रेफ्रेक्टोमीटर। सबसे पहले 2 वर्ष के बच्चे की जो लंबाई होती है वो 85 से 87 सेंटीमीटर तक होती है। 2 वर्ष के बच्चे की लंबाई की कंपैरिजन में वजन ज़्यादा बढ़ता है, दोगुना। बच्चे की लंबाई जो होती है सेंटीमीटर में धीरे धीरे बढ़ती है। 2 वर्ष के बच्चे की लंबाई लगभग 85 से 87 सेंटीमीटर होती है। मतलब 85 सेंटीमीटर लड़कियों की हो जाती है और 87 सेंटीमीटर लड़कियों की हो जाती है। और
ये बोल रहे हैं कि इसको अगर हमको 2 वर्ष के बच्चे की लंबाई को मापना हो तो किसके द्वारा नापते हैं, तो इनमें से नापते हैं इन्फेंटोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? इन्फेंटोमीटर द्वारा बच्चे की ऊंचाई को मापा जाता है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चे की एक लंबाई में ऐसे लिटा दिया जाता है और एक कोई जैसे टेबल होती है, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक टेबल बिछी हुई होती है, तो टेबल पे बच्चे को ऐसे पीछे मुँह करके लिटा दिया जाता है और फिर उसको नापा जाता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं इस उपकरण को? इसको बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। इन्फेंटो जो मैटर होता है उससे 2 वर्ष के बच्चे की ऊंचाई को नापा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में प्रति इकाई द्रव्यमान प्रोटीन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? किस में प्रोटीन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? देखो, अंडे में अगर हम एक अंडे की बात करें तो एक अंडा जो होता है उसमें लगभग 13 ग्राम प्रोटीन होता है। मांस की बात करें हम कि अगर हमने 100 ग्राम मांस लिया तो उसमें कितना प्रोटीन रहेगा, तो मांस में रहेगा 26 ग्राम प्रोटीन। गाय का 100 ml दूध होता है, उसमें कितना प्रोटीन होता है? उसमें 3.6 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम मछली में कितना प्रोटीन, या एक मछली में कितना रहेगा? तो एक मछली में रहेगा 22 ग्राम प्रोटीन। तो याद रखना, मछली में 22 ग्राम होता है, मांस में 26 ग्राम होता है, गाय के दूध में 3.4 ग्राम होता है और अंडे में 13 ग्राम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूंगफली में कितना होता है, जो शाकाहारी का, तो मूंगफली में भी 26 ग्राम होता है। तो देखो, ये अब इनमें से आपसे पूछें कि इनमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप लगा ही सकते हो किसका है। इकाई द्रव्यमान प्रोटीन का प्रति इकाई द्रव्यमान प्रति एक मतलब मांस की एक कोई मात्रा ले ली, जैसे कि 100 ग्राम मात्रा ले ली, मछली की एक इकाई ले ली, मतलब एक मछली ले ली, गाय का दूध में ml में मापा जाता है, मिलीलीटर में, तो वो ले लिया। तो इस प्रकार से उनको हम नाप सकते हैं। एक अंडे से कितना प्रोटीन, ये पूछ सकते हैं अलग से MCQ में कि एक अंडे से आपको कितना प्रोटीन प्राप्त होता है, तो एक अंडे से 13 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। मांस 100 ग्राम मांस में कितना प्रोटीन होता है? 26 ग्राम होता है। 100 ml दूध में कितना प्रोटीन होता है? 3.4 ग्राम होता है। और एक मछली में कितना प्रोटीन होता है? एक मछली में 22 ग्राम प्रोटीन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मांस इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में नहीं बनता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। देखो, प्रोटीन तो हमारे शरीर में बनते हैं, एंजाइम भी बनते हैं, हार्मोन भी बनते हैं। क्या नहीं बनता है हमारे शरीर में? विटामिन ए नहीं बनता है। विटामिन ए को हम बाहर से लेना पड़ता है और बाहर से लेकर ये हमारे यहाँ स्टोर हो जाता है, लीवर में ये स्टोर हो जाता है। तो कौन हमारे शरीर में नहीं बनता है? विटामिन ए हमारे शरीर में नहीं बनता है, बाकी के सारे हमारे शरीर में बनते हैं। विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल भी कहा जाता है। जीरोथैलेमिया रोग इसी विटामिन की कमी से हो जाता है। साथ में रतौंधी भी इसी विटामिन की कमी से हो जाता है। एक सामान्य पुरुष को डेली 1000 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है और एक सामान्य महिला को 840 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और अगर गर्भवती महिलाओं की बात की जाए तो गर्भवती महिलाओं को 900 माइक्रोग्राम आवश्यकता होती है और स्तनपान कराने वाली को 950 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है। अगला है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? विटामिन ए भी नहीं होता, सी भी नहीं होता, के भी नहीं होता। संश्लेषित कौन सा होता है? तो वो होता है विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन डी हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? विटामिन डी होता है। विटामिन डी को और क्या बोला जाता है? तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। कैल्शियम इसमें मुख्य तत्व के रूप में पाया जाता है। हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं, 99% जो हड्डी होती है वो इसी कैल्शियम से ही बनी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य हड्डी का अवयव होते हैं। डेली प्रतिदिन अगर बात की जाए तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की जो रिकमेंड किया जाता है व्यक्ति को कि 1000 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेना चाहिए एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को। यह ICMR की रिपोर्ट में बोला है। अगला है, सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत तो ये दिया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने द्विबुद्धि का सिद्धांत भी दिया है। स्पीयरमैन ने द्विबुद्धि सिद्धांत भी दिया है। इन्होंने बुद्धि के मापक अवधारणा दी है, बुद्धि लब्धि अवधारणा दी है विनय ने। और स्पीयरमैन ने क्या दिया है? सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत को प्रस्तावित किया है। याद रखना, किसने किया है? सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत को प्रस्तावित स्पीयरमैन ने किया है।
फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा वीडियोस के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोग लाभ उठा सके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक कहीं से भी नोट्स नहीं लिए हैं तो आप हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स ले लिए हैं तो आप हमारा सुपरवाइज़र का ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप की खासियत ये है कि हम केवल टॉपिक पढ़ा नहीं रहे हैं, टॉपिक में क्या करना है, सिलेबस को किस तरह पढ़ना है, छोटे छोटे टॉपिक को एक बहुत सरल तरीके से बनाकर डेली टेस्ट ले रहे हैं। डेली टेस्ट से आपकी पर्टिकुलर एक टॉपिक की तैयारी हो जाती है। सपोज़ कीजिए कि बाल विकास की सिद्धांत ही रहा होगा, बाल विकास के सिद्धांत जितने भी हैं, बाल विकास के बारे में जितने भी लोगों ने सिद्धांत दिए हैं, बुद्धि के बारे में जितने भी लोगों ने सिद्धांत दिए, सारा एक जगह आपको एक पीडीएफ में मिलेगा। अब अगले दिन उसका टेस्ट होगा। ऐसे ही कि आईसीएमआर की जितनी भी रिपोर्ट होंगी 2020 की, 2024 की, जो भी डाटा रहेगा, जितनी भी अनुशंसित मात्राएं हैं, ये सारी की सारी मात्राएं आपको ट्रिक द्वारा याद कराई जाएंगी। कल सैटरडे हमने 2 अधिनियम हमारे ग्रुप में करवा दिए हैं, एक तो घरेलू हिंसा अधिनियम और एक जो खाद्य संरक्षण अधिनियम है 2013 वो वाला। कल सैटरडे में हम बाल विवाह निषेध अधिनियम कराने वाले हैं। पूरी धाराएं, पूरी अध्याय हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। केवल आपको ऐसा नहीं है कि 50 MCQ करवा दिए या आपको नॉर्मल थ्योरी पढ़ा दी, पूरा का पूरा आपको समझाया जाएगा। उसके बाद उसकी जो धाराएं हैं, किस धारा में क्या बोला गया है, किस धारा में क्या प्रावधान किया गया है, उसको ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार हमारे नोट्स हैं और बहुत ही शानदार ग्रुप में तैयारी हो रही है। डेली आपके टेस्ट हो रहे हैं, डेली आपको पता लग रहा है कि आपकी स्थिति क्या है। डेली एक टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं तो आपका एक टॉपिक डेली का तैयार होता जाता है। तो जो लोग भी डेली पीडीएफ और जिस टॉपिक का टेस्ट देती हूँ उसकी पीडीएफ बना के एक दिन पहले दे देती हूँ, फिर अगले दिन डेली रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। जो लोग रात को 10 बजे नहीं दे पाते हैं वो दिन में 4 बजे भी उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं कि वो हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारे पूरे ऑनलाइन ग्रुप की जानकारी है। सबसे पहले तो ये समझिए 100% सिलेक्शन की तैयारी है। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हमारा ग्रुप ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। हमारे ऑनलाइन ग्रुप का चार्ज 799 है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? 100% सिलेक्शन की तैयारी मिलेगी। सबसे पहले आपका माइंड में यही सेट रहेगा। सारी धाराएं, सारे अधिनियम ट्रिक द्वारा कराए जाएंगे। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। डेली पीडीएफ दी जाएगी। सारी परिभाषाएं, बाल विकास की जितनी भी परिभाषाएं हैं सारी ट्रिक द्वारा करवाई जाएंगी। आईसीएमआर रिपोर्ट याद करवाई जाएगी। 11,000 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक हमारे चैनल पर बन रहा है, जिसकी वीडियो भी कई सारी करवा चुकी हूँ। उनकी भी पीडीएफ आपको फ्री दी जाएगी। यूट्यूब की सारी पीडीएफ, यूट्यूब पे जितने वीडियो बनाती हूँ वो पीडीएफ सारी दी जाएंगी। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न आपके लिए तैयार कराए जाएंगे। अगर आप घर पे नोट्स मंगाते हैं तो ये सारा जो पैकेज है ऑनलाइन ये आपको फ्री मिलता है। अगर आप नोट्स नहीं मंगाना चाहते हैं तो आप 799 पे कर आप ये ले सकते हैं। हर समय आपको ग्रुप में 24 घंटे ग्रुप में मैं कुछ ना कुछ भेजती रहती हूँ, क्वेश्चन तैयार करवाती रहती हूँ। कठिन से कठिन टॉपिक हो, चाहे वो प्रसव अवस्था हो, चाहे गर्भावस्था हो, कोई भी टॉपिक हो कठिन, चाहे गणित के प्रश्न हो, जो गणित अगर जिन लोगों से नहीं बनती उनको ट्रिक द्वारा कराऊंगी। 2017 के प्रीवियस पेपर करा रही हूँ। सारा कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा। हमारी यूट्यूब की वीडियो, सारी योजनाएं अपडेटेड, सारा कुछ आपको हमारे ग्रुप में मिलेगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिल्कुल देर न लगाएं। जितना आप देर करेंगे उतना आप टॉपिक से डिले होंगे, क्योंकि हम लगातार तैयारी करवा रहे हैं और लगातार उन तैयारी से आप पिछड़ते जाएंगे। इसके साथ आपको 7 बुक्स मिलती हैं हमारे नोट्स के साथ। 7 बुकलेट में एक MCQ प्रैक्टिस सेट रहता है, एक 1000 वन लाइनर रहती है और 5 थ्योरी बुकलेट रहती हैं जो कि सिलेबस के अनुसार रहती हैं। देख सकते हैं आप, ये 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। तो आप ये जो नंबर दिया है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कर सकते हैं। मैं आपको वो पेज भी बता देती हूँ कि हमारे जो ग्रुप होता है वहाँ पर कैसी तैयारी कराई जाती है। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं, जैसे कि हरलॉक ने क्या कहा है कि विकास में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक क्रमिक व गतिशील परिवर्तन। ये ट्रिक हो गई गर्भ और मृत्यु, हरलॉक ने बोला है। फिर जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कब हुई? प्राथमिक कक्षा रंगीन बनाने पे किसने जोर दिया? ओमनस क्रोमिनियस की बुक कौन सी है? हरलॉक ने क्या कहा? स्टैनली हॉल ने क्या कहा?
चाइल्ड सोसाइटी की स्थापना किसने की, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की, पेडागॉजिकल सेमिनार पत्रिका किसकी दी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे चैनल पर ग्रुप के माध्यम से कराए जाते हैं। ये इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे नोट्स लेने पर मिलता है और डेली लगभग 40-50 डेली 40-40 50-50 क्वेश्चन का आप टेस्ट देते हैं। छोटे छोटे टॉपिक का इतने क्वेश्चन कर लेना मतलब आपका सारा टॉपिक कवर हो जाना। और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो फुल टू फुल मार्क्स लेके आते हैं। अगर मैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेती तो 50 में से 50, 50 में से 49, इस तरह का एक टाइमर लगा होता है। एक क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड में करना होता है। प्रोसीजर क्या है, आपको नोट्स लेने की आपको इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना है। अगर आपको हार्ड कॉपी मंगवाना है, आपको मतलब घर पे नोट्स भी मंगवाना है, तो आपको अपना एड्रेस देना है और पेमेंट करना है। अगर आपको हमारा केवल ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको मुझसे पेमेंट नंबर लेना है और बताना है मैम हमें केवल आपकी ऑनलाइन सीरीज़ ज्वाइन करनी है। आप हमारे ऑनलाइन सीरीज़ पे भी आपको पूरे टॉपिक मिलेंगे, पूरा सिलेबस हम तैयार ऑनलाइन में भी करवाएंगे। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, है ना। सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत क्या है, व्यक्तिगत मतभेद है, मतलब एक व्यक्ति सामान्य दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से अलग होता है, वृद्धि और विकास में अंतर है, आपसी संबंध या जटिल प्रक्रिया। तो ये विशिष्ट से सामान्य का जो सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत मतलब कि किस प्रकार से वृद्धि होती है, वृद्धि कैसी होती है, विकास कैसे होता है। तो इसका जो सिद्धांत होता है वो विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत में आता है। व्यक्ति का पहले सामान्य विकास होता है, पहले वो छोटी छोटी चीज़ों को करना सीखता है, उसके बाद ही वो बड़ी बड़ी चीज़ों को करना सीखता है, विशिष्ट चीज़ों को करना सीखता है। अगला क्वेश्चन है, एक्स एक विटामिन है जो डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है। ये एक्स और वाई क्या है, देखो जो विटामिन सी, विटामिन बी कैल्शियम का अवशोषण नहीं करता है, ना ही विटामिन ए कैल्शियम का अवशोषण करता है, लेकिन हाँ विटामिन सी आयरन का अवशोषण जरूर करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विटामिन सी एक विटामिन है जो किसके आवश्यक है, जो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो याद रखना विटामिन सी किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है, विटामिन जो सी है वो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। विटामिन सी किसके अवशोषण के लिए आवश्यक है, आयरन के अवशोषण के लिए विटामिन सी आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क में बनता है, वृक्क में बनता है, कौन सा विटामिन ऐसा है जो वृक्क में बनता है। तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो वृक्क में बनता है, मतलब किडनी में। कहाँ पे बनता है, किडनी में। इसको संश्लेषित होता है और ये गुर्दे द्वारा निर्मित एक हार्मोन होता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। एक पूछा जाता है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। और यकृत और गुर्दे मतलब लीवर और किडनी द्वारा जो विटामिन डी को सक्रिय हार्मोन में परिवर्तित किया जाता है, जिसे कैल्सिट्रियोल भी बोलते हैं, कैल्सिट्रियोल। इसकी पीडीएफ अभी मैं ग्रुप में पहुंचा दूंगी। मेरा व्हाट्सअप का जो पेड ग्रुप है और जो टेलीग्राम का ग्रुप है जो आपको नोट्स देने पर मिला है, वो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका एक और पार्ट है वो जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कल। और जो लोग लेना चाहने ज़रा भी मन बना रहे हैं वो जल्दी कीजिएगा। कल हम बाल विवाह वाला अधिनियम पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको मिल जाए, आप वहीं के वहीं ग्रुप में वो टॉपिक हमारा क्या है, वो तुरंत टॉपिक तैयार करवाते हैं, फिर आपको उस टॉपिक पर देखना नहीं है, केवल रिवीजन के समय ही आपको करना रहेगा। तो कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क में बनता है या किडनी में बनता है, विटामिन डी जो होता है किडनी में बनता है। ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है और हड्डियों के विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। किसका काम करता है, ये हड्डियों का विकास करता है। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो कितने विटामिन का समूह होता है, वो 8 विटामिन का समूह होता है। कितने का, 8 विटामिन का समूह होता है। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है विटामिन बी1 जिसको हम थायमीन भी बोलते हैं, और एक होता है विटामिन बी2 जिसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, एक होता है विटामिन बी3 जिसको हम क्या बोलते हैं, नियासिन भी बोलते हैं। विटामिन बी5 होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेंटाथेनिक अम्ल बोलते हैं। एक होता है विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी7 जिसको हम बायोटिन बोलते हैं, बालों के लिए ये बहुत आवश्यक होता है। एक होता है विटामिन बी9 जिसको फॉलेट बोलते हैं, और एक होता है विटामिन बी12 जिसको हम साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने विटामिन का समूह होता है, ये 8 विटामिन का समूह होता है। कौन सा, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कितने विटामिन
का समूह होता है, 8 विटामिन्स का समूह होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।